गुड मॉर्निंग साथियों। पिछली बार हमने एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस अकेला, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस अकेला और एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर अकेला देखा था। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस में हमने फेज़र डायग्राम भी बना लिया था। अब इसके बाद बारी है फेज़र डायग्राम फॉर इंडक्टर। तो आप लोग देखिए कैसा है। आपको पता है इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है करंट को कितने फेज़ में, 90 डिग्री फेज़ में, या फेज़ डिफरेंस इनके बीच में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ई नॉट ऊपर होगा, आई नॉट कहाँ होगा, नीचे। ऐसे ही मैंने आपको बताया था। देखो फेज़ एंगल लिसाचोस फिगर जो आपने क्लास 11th में देखे थे उसके हिसाब से देखो ईएमएफ लीड कर रहा है और करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ईएमएफ देख रहे हो ना आप, ये वाला है, करंट ये वाला है। तो ऊपर और फिर ऊपर जो लीड करता है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जो लैग करता है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। तो देखो फेज़ भी देखो, ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। ये फेज़ डिफरेंस कितने का है, 90 का है। अब कोई अगर ऐसे हो तो वो 180 होता है। ठीक है, और दोनों एक जैसे हों तो 0 डिग्री होता है। तो आपको ये फेज़ डिफरेंस और फेज़र डायग्राम याद रखना है। ऊपर वाली चीज़ें ईएमएफ को डिनोट करेगी, नीचे वाली चीज़ें करंट को डिनोट करेगी। दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है। ये थीटा एंगल आपको पहले से पता है, थीटा आपका ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये आपको चीज़ें पहले से पता है कि थीटा कितना होता है, ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो फेज़र डायग्राम ठीक से देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक करते हैं। ठीक है, गुड। चलिए देखिए, यह है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर का फेज़र डायग्राम। देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे। आपको पता है देखो करंट लीड करेगा, पर देखो ईएमएफ तो हमेशा ऊपर ही रहता है, आपने हमेशा ही देखा है। करंट हमेशा ऐसी रहेगी। अगर रजिस्टर है तो ऐसे बन जाएगी वोल्टेज, इंडक्टर है तो वोल्टेज ऐसे बन जाती है, और कैपेसिटर है तो वोल्टेज नीचे बनती है। पर बनती बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है, बनाते हम ऐसे ही हैं इससे, है ना। तो फेज़र डायग्राम इसका देख लेना कैसे कैसे चल रहा है। अभी आपको पता है देखो करंट लीड ही कर रहा है, करंट ऊपर ही है। देखो ईएमएफ नीचे से स्टार्ट हुआ जबकि करंट ऊपर से हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ईएमएफ ही लीड करेगा या करंट। आप देखो खुद, हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो भूल मत जाना कि यहाँ करंट लीड करता है। वो अलग बात है कि ईएमएफ को आपको ऊपर से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ईएमएफ ऊपर से बनाया, पर तभी भी करंट देखो ऊपर ही है। ये तो 0 है, और देखो करंट की डायरेक्शन ये है ना, ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, जबकि पहले वाले केस में क्या था, करंट नीचे से आ रहा था। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से बना रखा है। यहाँ पे π/2 लगा रखा प्लस में, चाहे यहाँ -π/2 बनाओगे फेज़र तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान में रख लेना। अब हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम ये पढ़ लें कि ऐसा एसी सर्किट जिसमें तीनों ही हो, क्योंकि अगर तीनों वाला पढ़ लिया तो वो भी गुत्थी सुलझ जाएगी कि जब दो एलिमेंट हम लगाते हैं। तो हम देखना चाहेंगे सीरीज़ LCR सर्किट। सीरीज़ LCR सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर हमने सीरीज़ में लगाया है। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए। यहाँ इंडक्टर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ कैपेसिटर बनाते हैं, और यहाँ पे रजिस्टर बनाते हैं। ऐसे बना दिया ये। ठीक है, और यहाँ पे एक एसी सर्किट लगा के रखते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पे एसी सप्लाई है, यहाँ पे L है, C है, R है। आपकी मर्ज़ी, आप RLC भी बना सकते हो, CRL भी बना सकते हो, CLR भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं LCR से बना रहा हूँ। अब आप देखिए ये तीनों सीरीज़ में हैं, तो सबसे करंट तो सेम ही जाएगा। वो करंट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, I इज़ I नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज अलग अलग होगी। ठीक है, पूरी अगर वोल्टेज V इज़ V नॉट साइन ओमेगा टी है तो वो कैंसिल हो जाएगी, है ना, अलग अलग जगह सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो जो इंडक्टर के अक्रॉस है उस वोल्टेज को VL बोल रहे हैं, जो कैपेसिटर के अक्रॉस है उसे बोल रहे हैं VC, और जो रजिस्टर के अक्रॉस है उसे बोल रहे हैं VR। ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, VL, VC और VR। ठीक है, अब इसका फेज़र डायग्राम बना लेते हैं, आपको ठीक से समझ में आएगा। तो जो अभी तक कर रहे थे मैंने, तो वो अब यहाँ रंग लाएगी। तो देखो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये ऊपर Y और नीचे Y डैश, Y और Y डैश। आपको पता है करंट तो ऐसे ही जाएगी। ठीक है,
तो करंट की डायरेक्शन तो यही होगी एक्स एक्सिस में, जिसे मैं लिख देता हूँ I = I0 sin ओमेगा टी। करंट तो ऐसे ही जाएगा। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों हैं RLC, आपको ये पता है कि ना सर्किट कंटेनिंग क्या रजिस्टर ओनली, तो अगर I ऐसे है तो VR भी ऐसे ही होता है। तो जो हमारी VR आएगी वो भी कहीं यहीं होगी, तो हम यहाँ से यहाँ तक VR मान लेते हैं अपनी मर्ज़ी से ना। ये हमने क्या मान लिया, VR मान लिया। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको पता है इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, अगर करंट आप एक्स एक्सिस में ज़बरदस्ती बना रहे हो तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कहाँ आएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस में आएगी, तो ऊपर आपका चलेगा VL, ठीक है। और इन अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, तो करंट अगर एक्स एक्सिस में तो करंट को लीड दिखाना है तो वोल्टेज को वाई एक्सिस में बना देंगे, तो VC यहाँ होगा। यहाँ से आपको एक बात पता चली कि VL और VC के बीच में कितना एंगल है, 180, क्योंकि VL ऊपर जा रहा है, VC कहाँ जा रहा है, नीचे। तो अगर आप बनाना चाहें तो हम देख लेते हैं, कुछ नोट डाल के लिख लेना कि फेज़ डिफरेंस बिटवीन पहला VL एंड VC कितना है। देखो VL ऊपर जा रहा, VC नीचे आ रहा है, VL ऊपर VC नीचे, कितना 180 डिग्री। दूसरा VL एंड VR, VL ऊपर है, VR ऐसे है, कितने का फेज़ है, 90 का। अब चाहे कौन लीड करे कौन लैग करे, पर फेज़ तो 90 का है। तीसरा आप पे है VC एंड VR, ऑब्वियसली VC लैग कर रहा है, VL लीड कर रहा था, VR ये रहा, VC ये रहा, फेज़ एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना। क्लियर है इतना? शाबाश। अब हम एक काम क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपका ये बन गया। अब देखो मैंने आपको बताया था फेज़ डिफरेंस में पिछली बार क्लास 11th में कि अगर आप पे A ऊपर है B ऊपर है, दो ये फेज़र्स हैं, तो छोटा सा पार्ट इनका क्या बन जाता है, A माइनस B बन जाता है। ऐसे ही चलता है यहाँ, A ऊपर B नीचे, तो छोटा सा पार्ट क्या बन जाता है, A माइनस B बन जाता है। तो ऐसे यहाँ का भी हम छोटा सा पार्ट लेंगे और उसे कुछ मान के चलेंगे, ठीक है। तो मान के चलना है तो चल लेंगे। तो मैंने क्या करा, इतना VC इतना VL, छोटा सा पार्ट मैंने क्या मान लिया, VL माइनस VC मान लिया, इतना सा पार्ट, ठीक है। किसी इंस्टेंट में इतना सा पार्ट क्या मान लिया, VL माइनस VC मान लिया। आप विवाद कर सकते हो कि ऐसा मान कैसे लिया, तो फेज़र का याद रखना भी बताया, एक A ऊपर एक B नीचे, तो बीच का छोटा सा पार्ट हमने क्या मान लेना है, VL माइनस VC। और क्यों ना फिर ओरिजिन से ही मान ले, तो आपको लगेगा सर VC तो आपने पूरा छोड़ दिया, नहीं छोड़ा नहीं है, पूरा है, अभी भी है। अब देखो ये एक तरह का रेक्टेंगल सा बन रहा है, ये रहा छोटा सा, ये वाला पार्ट दोबारा फिर VL माइनस VC हो जाएगा, VL माइनस VC, क्योंकि ये पार्ट भी कितना है, VL माइनस VC है, ये कितना है, VR है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे जो नेट वोल्टेज होती है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ही निकलेगी, और नेट वोल्टेज जो है ऐसे निकलेंगी ना रिजल्टेंट से, आप खुद देखो ना, यहाँ पे VR है, इतना पार्ट VL माइनस VC है, तो यहाँ पे नेट वोल्टेज तो हमेशा बीच से निकलेगी रिजल्टेंट वेक्टर के हिसाब से। हालांकि वोल्टेज वेक्टर नहीं है, पर हम फेज़र का यूज़ करके इसको वेक्टर के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब नेट वोल्टेज अगर आपकी कुछ होगी तो वो देखो VR के साथ फाई एंगल बना रही है, फेज़ एंगल फाई। ये इनिशियल फेज़ एंगल नहीं है, ये फाइनली फेज़ एंगल है, तो हमने ऐसा बना दिया। इसको हम फेज़र ट्रीटमेंट कहते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट, फेज़र ट्रीटमेंट, फेज़र का ट्रीटमेंट ये बोलते हैं। कैसे बनाया था आप सब वीडियो एक बार रिपीट करके देखें। करंट तो आपका यही है, ये आपके करंट की ही डायरेक्शन है जो मैंने बना रखी है, चाहे आप यहाँ बना लो, ये आपका करंट ही है, I = I0 sin ओमेगा टी, ये आपका एक्स एक्सिस में, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस R भी यहीं जाएगी, दोनों सेम फेज में। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है करंट को, तो ऊपर है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग करता है तो नीचे है। उसके बाद फेज़र के हिसाब से छोटा सा जो हम पार्ट काटेंगे, तो वो ओरिजिन से ही काट रहे हैं, उस पार्ट को बोल रहे हैं VL माइनस VC। VL माइनस VC यहाँ पर भी बन जाएगा, ये आपका फिर VR होगा, एक छोटा सा रेक्टेंगल बना ना ये, तो उसमें ये VR है, ये VR है, ये VL माइनस VC है, ये भी VL माइनस VC है। क्लियर है इतनी बातें? शाबाश। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और क्या। आप वो भूले तो नहीं, वो मैंने डायग्राम बनाया था, है ना, कि करंट ऐसी है तो VR ऐसी होगी, करंट ऐसी है
तो वी एल ऊपर होगी, करंट ऐसी है तो वी सी नीचे होगा। ये डायग्राम आपको याद रखने हैं इसको करने के लिए। चलिए तो इतना हो गया। अब हम यहाँ पे एनालिटिकल ट्रीटमेंट लगाते हैं इसका और निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी आपको कुछ अगर इसमें जोड़ना है तो क्या जोड़ना, वी एल माइनस वी सी हो गया, ये हो गया। इसको नाम देना है तो ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी, जिसको मैक्सिमम ई एम एफ हो जाएगी, जिसको हम ई नॉट बोल देंगे। उसके बाद वी एल और वी आर के बीच में कितना फेज़ है, π/2 फेज़ है, ठीक है। वी एल लीड कर रहा है वी आर को π/2 फेज़ से, और वी आर जो है वी सी से लीड कर रहा है π/2 फेज़ से, या वी सी लैग कर रहा है, तो ये नीचे वाला एंगल भी कितना बना, π/2। तो ऐसा आप घिच पिच कर सकते हो यहाँ पे, बट मेन बातें तो वही होगी, π/2 मतलब 90 डिग्री हो गया। अब आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लेते हैं क्या होगी, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आपका वी एल, एंड मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सी, ठीक है। नाउ यूजिंग फेज़र डायग्राम, फेज़र डायग्राम का हम यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर, आर आपका रजिस्टर है, उसको बोल देते हैं वी आर। तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। इस रजिस्टर में, रजिस्टर तो कितना है, आर है, और मैक्सिमम करंट इससे मान लो आई नॉट जाएगी। भाई सीरीज़ में आई है, ये सब क्या है सीरीज़ में एल सी आर, तो सबसे आई नॉट ही जाएगी। ऐसे हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर मिल गया। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एल। तो आपको पता है वो होगी वी एल, आई नॉट आएगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज़ रखनी है जो इंडक्टर से रिलेटेड हो। इंडक्टर से रिलेटेड रेजिस्टेंस जैसी चीज़ होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हम यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस रखेंगे, जो तो साथ में नेचुरली आएगा, होता है आई नॉट एक्सएल। अब ऐसी दूसरा हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालेंगे। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, वी सी होगी, बराबर होगा आई नॉट। और ऐसा कुछ रेजिस्टेंस जैसी चीज़ रखनी है जो कैपेसिटर से एक्सक्लूसिवली रिलेटेड हो। आपको पता है वो क्या होती है, एक्सी होती है। तो वी सी आ जाएगा आई नॉट इंटू एक्सी। ये आपका तीसरा हो गया। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। अब ये तीनों निकाल दिए, फिर आपका काम क्या है, बस कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें आ गई। अब अगर आपको देखो, अगर कोई समझदार होगा तो वो देखेगा, क्योंकि हमने वोल्टेज सबको फेज़र से डिनोट करा है तो इनके ऊपर वेक्टर लगा देगा। हालांकि स्केलर क्वांटिटी है, बट हमने फेज़र से डिनोट करा है। आई नॉट आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, आई नॉट होगा। ई नॉट है, ई नॉट और आई नॉट के बीच में कितना फेज़ एंगल है, फाई का है। आप खुद देखो, ई नॉट ऐसा है, आई नॉट नीचे है ऐसा, इनके बीच में कितना एंगल है, फेज़ एंगल है फाई, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब जब हमने ये निकाल दिया तो एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं जो आपको दिख ही रहा है, और नेट ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए नेट ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, ये हमारा एक ट्रायंगल बना, ठीक है। इतना पार्ट था वी एल माइनस वी सी, ये था ओरिजिन, ये था वी आर, ठीक है। ई नॉट जो था नेट ईएमएफ, वो कितना फेज़ बना रहा है, फाई बना रहा है। अब थोड़ा इसे बड़ा बनाऊंगा ना अगर यहाँ तक, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आपका कितना होगा, वी एल माइनस वी सी होगा। ये 90 डिग्री है। लगाओ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। नाम नूम क्या देना, इन्हें नाम देना है, दे दो, ए दे दो, बी दे दो, ये रहा। क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो देखिए हाइपोटेनस तो आपको दिख रही है ओ ए है। अच्छा ये पता है ना, ये ई नॉट था वेक्टर, है ना, ई नॉट आई नॉट से, यहाँ पे आई नॉट भी आएगा, उससे फाई फेज़ में है। तो ट्राइंगल ओ ए बी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ओ ए आपका हाइपोटेनस है, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी का स्क्वायर प्लस बेस है ओ बी का स्क्वायर। ये हम लेके चलेंगे। ये सारी चीज़ें याद रखना आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आया है ना, सी आपका थर्ड है, वी आर आपका फर्स्ट है। अब इसमें ओ ए आपका कितना है, ई नॉट है, ई नॉट का क्या चलेगा, स्क्वायर,
ए बी आपका कितना है, ए बी वी एल माइनस वी सी है, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी आपका वी आर का होल स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। तो एक तो आप ये याद रखना पहली फॉर्म। अब एक काम करेंगे, ई नॉट तो हमें पता नहीं क्या होता है, बट वी एल को हम लिख सकते हैं, अभी आपने देखा सेकंड इक्वेशन से आई नॉट एक्स एल लिख सकते हैं, और वी सी को लिख सकते हैं आई नॉट एक्स सी, थर्ड इक्वेशन से लिख सकते हैं ना। वी एल को लिख सकते हैं आई नॉट एक्स एल, और वी सी को लिख सकते हैं आई नॉट एक्स सी, प्लस वी आर आपको पता है आई नॉट इंटू आर होता है, इसका स्क्वायर। कुछ कॉमन है, निकालो आई नॉट का स्क्वायर यहाँ से भी और यहाँ से भी, एक ही बार तो आएगा, बीच में माइनस है ना, तो आई नॉट कॉमन ले लिया आपने अंदर ही अंदर, फिर उसको बाहर निकाला, तो आई नॉट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या होगा, एक्सएल होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स सी होगा, और वहाँ पे क्या होगा बच्चे, वहाँ पे आपका होगा आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा ना ऐसे, ठीक है। आई नॉट का स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर इन दोनों से कॉमन लो, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आया, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आई नॉट जो स्क्वायर है उसे ई नॉट के नीचे भेजा, तो ई नॉट स्क्वायर बाई आई नॉट स्क्वायर इज द एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ पे चीज़ आ गई। अब रूट लेंगे दोनों साइड, तो देखिए क्या बनता है, देखिए रूट लेंगे दोनों साइड, तो ई नॉट बाई आई नॉट यहाँ बचेगा, और वहाँ पे बचेगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ई नॉट बाई आई नॉट है क्या चीज़, ई नॉट बाई आई नॉट वो मैक्सिमम रिएक्टेंस है या रेजिस्टेंस है जो ये आरएलसी सर्किट ऑफर कर सकता है। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की, और आई नॉट भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की। तो ये वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, टोटल अफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आरएलसी सर्किट ऑफर कर सकता है। नाउ पुट ई नॉट बाई आई नॉट एज जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर नहीं है, इम्पीडेंस है, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, बहुत से बुक में रेजिस्टेंस रहता है, बहुत से बुक में रिएक्टेंस रहता है, ऑफर्ड बाय कौन सा आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। तो Z जो है वो मैक्सिमम नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस है जो सीरीज आरएलसी सर्किट ऑफर करेगा। इसको फर्स्ट में फोर्थ में डालते हैं, तो फोर्थ में फ्रॉम फोर्थ से आप देखिए आपको मिला क्या, फोर्थ से आपको मिला ई नॉट बाई आई नॉट, तो Z बन गया, Z इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आपको पता ही है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आपका इम्पिडेंस का फॉर्मूला है, याद रखना, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और देखिए, जो हमने डायग्राम बनाया था उससे एक तो चीज़ हमें ये मिल गई कि Z जो है इम्पिडेंस वो कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर है। साथ में हमें फेज एंगल भी चाहिए, ठीक है। फेज एंगल देखो कहाँ से मिलेगा, आपने डायग्राम देखा था, ठीक है। अब मैं ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ, ये रहा, ये फेज एंगल था फाई, ये था वी आर, ये था वी एल माइनस वी सी, दो चीज़ें थी। अब सिंपल सी बात है, फिर ये चीज़ थी ई नॉट। अगर यहाँ से हम tan फाई ले लें, tan फाई, तो हमें मिलेगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, वी एल माइनस वी सी, और बेस कितना है, वी आर, ठीक है। इनसे ही निकालना चाहेंगे। देखो ई नॉट तो इनकी वजह से आया है ना, पहले असली में क्या थी, यही थी tan फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, या फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर,
यहाँ पे फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। फाई की वैल्यू कितनी आई, tan इनवर्स वी एल माइनस वी सी बाई वी आर। यह है एक्सप्रेशन फॉर, याद आया आपको, ये फेज़ में भी करते थे हम, ऑक्सीलेशन इन वेव में, ऐसे ही सेम है ना। एक्सप्रेशन फॉर फेज़ एंगल, फेज़ एंगल के लिए आप ये लगाएंगे जी, ठीक है। tan इनवर्स हो जाता है ना, आपको पता है उधर जाके, ठीक है। tan उधर गया, उधर जाके tan इनवर्स बनेगा, बायो वाले ऐसे समझ लो। या देखो तुम्हें ये भी पता है कि tan इनवर्स कितना होगा, वी एल होता है आई नॉट एक्स एल, वी सी होता है आई नॉट एक्स सी, और वी आर होता है आई नॉट इंटू आर। ये भी आप लोगों को पता है, आई नॉट एक्स एल, आई नॉट एक्स सी, आई नॉट बाई आर। आई नॉट कॉमन ले लो तो tan इनवर्स देखो क्या बना, आई नॉट कॉमन लिया ऊपर से, आई नॉट कॉमन लिया, आप पे बनेगा एक्स एल माइनस एक्स सी, और नीचे आई नॉट आर, ऐसे चला दो तो ये भी कटा। तो फाई का एक और फार्मूला आ गया, क्या आया, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये भी आप याद रखना, ठीक है। दो हैं वी एल माइनस वी सी बाई वी आर और tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, दोनों ही हैं, दोनों ही आपको याद रखने हैं। क्लियर, शाबाश। अब इसके बाद देखो एक नई चीज़ देखेंगे। आपको ये पता चला कि ई नोट यहाँ है, आई नोट यहाँ है, आई नोट तो एक्स एक्सिस में ही रहता है। ई नोट और आई नोट के बीच में कितना है, फेज एंगल फाई है, और ई नोट लीड कर रहा है किसको, आई नोट को। तो हेयर मतलब सीरीज LCR या RLC सर्किट में हेयर ई लीड आई बाई फाई। तो ई तो हो जाएगा आपका कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और लीड दिखानी है तो फाई एंगल जोड़ देंगे, और आई आप पे हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो फाई की लीड डाल दी, फाई की हमने क्या रख दी, लीड रख दी, है ना। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, शाबाश। अब एक काम करते हैं कि हम कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं इसमें, क्योंकि आपको तीनों चीज़ें पता चल गई, ठीक है। एक तो ये पता चली, साथ में आपको ये पता चली कि z की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये सारा कौन सा सर्किट के लिए, RLC सर्किट के लिए। और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, आपको पता चला वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, या tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। क्लियर है। हालांकि इसमें स्क्वायर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स सी माइनस एक्स एल भी कर सकते हो, बट यहाँ पड़ जाएगा। तो कुछ स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केसेस। नंबर 1, रेजोनेंस। रेजोनेंस का केस देखेंगे। ये रेजोनेंस क्या होता है आप लोगों को भी पता है। रेजोनेंस में हमारा क्या होता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है स्पेयर पार्ट के हिलने की वो, और जो आपने सोर्स फ्रीक्वेंसी है, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, वो बराबर हो जाए। तो रेजोनेंस के केस मैंने पिछली बार भी बहुत बताए थे आपको, जैसे सोल्जर जाते हैं ब्रिज से तो उसमें भी हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। तो रेजोनेंस मतलब क्या है यहाँ पे कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, सेम हो जाए। सोर्स की फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपने AC से अप्लाई करी है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी हैं सर्किट पार्टिकल्स या एलिमेंट वो आपस में क्या करें, वाइब्रेट करें, ये सेम हो जाए। यहाँ पे ये करने के लिए देखो क्या होना चाहिए, XL और XC क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। XL और XC क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आगे मैं इसको और प्रूफ कर दूंगा, बट अभी XL और XC क्या हैं, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है, XL और XC बराबर हो गए, XL माइनस XC कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो Z में क्या फ़र्क पड़ेगा, XL माइनस XC 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, R स्क्वायर का रूट आएगा, R स्क्वायर का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना। दूसरी चीज़ वाली चीज़ तो 0 बन गई, तो Z आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 0, मतलब ये, तो Z आ गया R के बराबर। और ये मिनिमम है, बताओ क्यों। देखो ये चीज़ माइनस होती तब भी स्क्वायर होता,
तो आर स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर आता, चाहे वो नेगेटिव भी हो, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, तो आर स्क्वायर प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी आती, तो जेड ऑब्वियसली बड़ा होता। इससे छोटा जेड हो ही नहीं सकता, इससे छोटा जेड हो ही नहीं सकता। आप खुद ही समझ रहे हो क्यों नहीं हो सकता, दिख रहा है ना, इससे छोटा जेड नहीं हो सकता। ठीक है, समझ पा रहे हो, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्स ही अगर बराबर नहीं होते तो कुछ तो आता ना सॉल्व करके, और अगर वो नेगेटिव आता उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव आता उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता, तो आर स्क्वायर प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी होती तो ऑब्वियसली इससे तो बड़ा आता है ना, आर से, आर अकेले से बड़ा आता, तो सबसे मिनिमम यही है। ठीक है, अच्छा जेड मिनिमम होगा तो आई जो होगा मैक्सिमम होगा। तो आपको समझ में आ गया, अगर आपको आरएलसी सर्किट में करंट मैक्सिमम चाहिए तो कंडीशन कौन सी आनी चाहिए, रेजोनेंस की आनी चाहिए। रेजोनेंस में एक्सएल और एक्सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जेड हो जाता है आर के बराबर। क्लियर। आई यहाँ पे मैक्सिमम तभी गुजरेगा जब कौन सी कंडीशन हो, रेजोनेंस हो। आई को मैक्सिमम के लिए जेड को मिनिमम होना पड़ेगा, इम्पीडेंस को, इम्पीडेंस पता है ना, इफेक्टिव नेट रेजिस्टेंस, तो वो तभी हो सकता है कि जब आपके एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो, जीरो हो। अब जरा नीचे देखते हैं फाई में क्या फ़र्क पड़ा, फाई हो गया tan इनवर्स, एक्सएल माइनस एक्सी वाला लगाओ, एक्सएल माइनस एक्सी कितना है, जीरो अपॉन कितना, आर, ये चीज़ ना, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो है, जीरो अपॉन आर कितना हो गया, जीरो हो गया, तो ये आया tan इनवर्स जीरो, और tan इनवर्स की जीरो वैल्यू जीरो पे ही होती है, तो आपका फेज़ एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। फेज़ एंगल 0 डिग्री मतलब क्या है कि E एंड I सेम फेज़ में हो गए, E और I क्या हो गए सेम फेज़ में, या V और I क्या हो गए सेम फेज़ में, तभी तो फेज़ एंगल 0 है। और E एंड I सेम फेज़ में कब होते हैं, खुद ही बताओ, जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, मतलब सिर्फ ऐसा एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस लगाया हो, मतलब यहाँ कैपेसिटर और इंडक्टर अपना काम नहीं कर पाएंगे, कब, जब क्या हो, रेजोनेंस कंडीशन आ जाए। क्लियर है, ये चीज़ कहना चाह रहा था। दोबारा देखो, स्पेशल केसेस में ही है, हालांकि हमें रेजोनेंस दोबारा लिखना है एक बार अच्छे से, अभी तो आप ये देख ही लो। तो फाई जीरो हो गया, फेज एंगल कितना है, 0 डिग्री, दैट इज़ ई एंड आई या वी एंड आई जो भी लिखना है, ई एंड आई आर इन सेम फेज, ये दोनों कैसा आगे, सेम फेज में आगे, लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रखा है, देखा था ना आपने, ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, और नीचे क्या है, एसी सर्किट है, ऐसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, या तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोल लो, और क्या नहीं है यहाँ, इंडक्टर नहीं है, इंडक्टिव ना, तो इसे हम और नॉन इंडक्टिव सर्किट भी कहते हैं, नॉन कैपेसिटिव भी कह सकते हैं, पर कन्वेंशन चल रहा है कि नॉन इंडक्टिव सर्किट बोल लो, तो हम इसे नॉन इंडक्टिव सर्किट भी कह सकते हैं। क्लियर है इतना, शाबाश। अब उसके बाद आपको पता है एक बार क्या हो सकता है दूसरे केस में, उसके बाद इसके बाद ये हो सकता है दूसरा कि एक्सेल जो हो एक्सी से ज़्यादा हो, इसका मतलब वी एल जो हो वी सी से क्या हो, ज़्यादा हो। भूलना नहीं कि फाई में tan इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर आता है, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, या एक्सेल माइनस एक्सी अपॉन ये। तो आप देखो एक्सेल ग्रेटर है एक्सी से, तो एक्सेल माइनस एक्सी भी आपका पॉजिटिव आएगा, और वी एल माइनस वी सी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यार आगे वाली चीज़ एक्सेल और वी एल क्या हैं, बड़े हैं, तो एक्सेल माइनस एक्सी भी पॉजिटिव आएगा और वी एल माइनस वी सी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसमें सारी तूती किसकी बोलेगी, धूम धड़ाका किसका होगा, इंडक्टर का होगा, तो इसलिए बोलते हैं इसे इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट, इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट। इसका उल्टा हो जाएगा तो इसे कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट बोलेंगे, बट अभी तो इसे क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट। क्लियर है इतना, शाबाश। या इंडक्टेंस डोमिनेटिंग सर्किट, तो इंडक्टेंस लिख लो आप, है ना, इंडक्टेंस डोमिनेटिंग सर्किट। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, तीसरा केस क्या, एक्सी बड़ा हो जाए एक्सेल से, या वी सी बड़ा हो जाए वी एल से, तो आपको पता है फिर एक्सेल माइनस एक्सी आपका आएगा नेगेटिव, या
वी एल माइनस वी सी आपका आएगा नेगेटिव। तो अब सारी तूती किसकी बोलेगी? कैपेसिटर तो चाहते ही था कि मैं नेगेटिव हूँ तो पूरी चीज़ क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पे आप ये देख लेना फेज एंगल आपका पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव है, ऊपर भी आपको पॉजिटिव है, और यहाँ फेज एंगल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसे बोलेंगे यार कैपेसिटेंस की तूती बोल रही है, धूम धड़ाका कैपेसिटेंस का हो गया, तो इसे बोलेंगे कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग सर्किट, कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग सर्किट। क्लियर है इतना? शाबाश। तो ये देख लेना आप, जरा मैं इंक भर लूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अब एक चीज़ है नोट में ध्यान रखना, क्या? देखो नोट क्या है, नोट ये है कि पहली चीज़ तो ये है, देखो आर जो है रजिस्टर या ओमिक रेजिस्टेंस जो है, ओमिक रेजिस्टेंस, इसे ओमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये एसी और डीसी दोनों को रिड्यूस कर सकता है, कैन रिड्यूस बोथ एसी एंड डीसी। एसी और डीसी के करंट के मैग्नीट्यूड को ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है रेजिस्टेंस ऑफर करके। रेजिस्टेंस तो फिर इंडक्टर और कैपेसिटर भी ऑफर करते हैं, बट आपने देखा था कि एल जो है आपका इंडक्टिव या इंडक्टर, ये डीसी को ब्लॉक नहीं कर सकता या रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है एक्सएल होता है ओमेगा एल और ये होता है 2 पाई न्यू एल। फ्रीक्वेंसी डीसी की कितनी होती है, 0 होती है, तो एक्सएल डीसी सर्किट को कितना ऑफर होगा, 0। तो डीसी सर्किट को इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 0। तो कोई रोकथाम नहीं है, कोई रोक नहीं रहा वो डीसी को, तो डीसी पूरी तरीके से फ्लो करेगी। तो ये डीसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, एसी को तो करेगा, एसी को रेगुलेट करता है, फ्लक्चुएशन रोकता है, तो वह डीसी इंडक्टर कैन ओनली रिड्यूस एसी एंड नॉट डीसी, डीसी को नहीं कर सकता। जबकि देखो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर कैन ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर डीसी को तो ब्लॉक करता है। कैसे? क्योंकि एक्सी जो होता है 1/ओमेगा सी होता है, तो 2 पाई न्यू सी होता है, और न्यू डीसी का 0 होगा तो एक्सी होगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो ये डीसी को ब्लॉक कर लेगा। इतनी बातें क्लियर है? और एसी को, क्योंकि यार कैपेसिटर का काम चार्ज को स्टोर करना है, तो अलाउ एसी टू पास, एसी को क्या करता है, पास होने देता है। ये आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। अब हमें ऐसे सर्किट देखना है जिसमें सिर्फ क्या हो, कैपेसिटर और इंडक्टर हो, या कैपेसिटर रजिस्टर हो, इंडक्टर और रजिस्टर हो, तो दो वाले देखने हैं अब, है ना। याद रखना, यहाँ पे मैं छोटी सी चीज़ें लिख लेता हूँ कि आरएलसी सर्किट में, आरएलसी से ही पता करेंगे ना, जो चीज़ नहीं होगी उसे 0 रख देंगे। आरएलसी में जेड आता है √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। फाई आता है tan इनवर्स, मेनली तो VL माइनस VC/R है, VR वो XL माइनस XC/R भी बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये दो चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है, और इनसे बाकी चीज़ें बनाएंगे। क्लियर है? शाबाश। चलिए तो हम अपना पहला करते हैं। आरएलसी सर्किट की ये दोनों चीज़ें याद रखना, एक तो है Z = √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और एक है फाई = tan इनवर्स VL माइनस VC/VR। तो सबसे पहले देखते हैं हम एसी सर्किट कंटेनिंग सबसे पहले देख लेते हैं हम R और L, ठीक है, R एंड L रेजिस्टेंस और इंडक्टर। तो होगा कैसे यार, सर्किट तो सिंपल सा बनेगा, रेजिस्टेंस बनाओ, इंडक्टर बनाओ, बंद करो, एसी सप्लाई दो, ये आपका R हो गया, या आपका L हो गया। अब बनाना यहीं से, तो आप सी की ना सारी चीज़ें 0 करो, जो चीज़ नहीं है यहाँ पे वो 0 करो। तो जैसे इसमें पुट करते हैं कितना, XC = 0, क्योंकि कैपेसिटर है ही नहीं, कैपेसिटर तो है ही नहीं ना यहाँ, रजिस्टर और इंडक्टर है। तो वो वाला एक्सप्रेशन बनाना है अगर आपको R और L सर्किट का
इम्पिडेंस और फेज एंगल की वैल्यू लिखनी है तो भाई सी वाली कैपेसिटर वाली चीज़ जीरो करनी पड़ेगी। तो पुट x इज इक्वल टू जीरो इन z। तो z आपको कितना मिला, √r² प्लस XL माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो z आया आपका √r² प्लस XL का स्क्वायर, यहाँ पे चीज़ आई। ठीक है जी। और फिर उसके बाद एक बार आप देखो c का ही गायब करोगे फेज एंगल निकालने के लिए। तो VC को आपने क्या करा, जीरो करा। तो देखिए आपका फाई कितना आया, tan इनवर्स VL माइनस जीरो तो VL होगा, तो tan इनवर्स VL/R आया, VL/VR, tan इनवर्स VL/VR आया। इसे खोलेंगे तो एक तो यही फॉर्म याद रखना, और खोलेंगे बच्चों तो VL आएगा आपका कितना, I0 XL, और VR आएगा I0 R। I0 से I0 कैंसिल, तो tan इनवर्स VL है तो XL लिख लेंगे, VR है तो R लिख लेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, R और L सर्किट का एक ऐसा सर्किट जिसमें R और L है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें आप देख सकते हो कि इम्पिडेंस की क्या वैल्यू आई और फेज एंगल की क्या वैल्यू आई। अभी भी क्या है, ये बिहेव तो L के जैसे ही करेगा। तो हेयर E लीड I, E लीड करेगा I को, जैसे पहले कर रहा था वैसे ही अब भी करेगा। और फेज एंगल अभी भी कितना होगा, फाई होगा बाई फेज फाई। बट यहाँ रेजोनेंस कंडीशन आ नहीं सकती, ये चीज़ें है ना। और अगर आपको इसका फेज़र चाहिए तो फेज़र तो सिंपल सा बनेगा, करंट को x में रख लेना। फेज़र इस बार इम्पिडेंस ट्रायंगल जैसे ही बनाना, जो ट्रायंगल था उसी के जैसे ही बनाना। ठीक है। तो फेज़र के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा बना देंगे, ओरिजिन करंट हो जाएगा, ये आपका VL हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बना लेना। फेज एंगल अभी भी कितना है, फाई है। यहाँ पे आपका कौन होगा, VL, और ये आपका नेट EMF हो जाएगा E। तो ये आपका फेज एंगल हो गया, मतलब फेज़र डायग्राम हो गया। और क्या चाहिए, है ना। तो VL तो आपको ऊपर ही रहेगा ना, यहाँ पे ये VL रहेगा। ठीक है, I आप यहाँ बना सकते हो, I अक्रॉस L। ठीक है, ये इसका फेज़र डायग्राम हो गया बस। और क्या चीज़ें चलेगा तो ऐसी, बाकी जो कंडीशन आएगी तो फिर मैं आके लगा दूंगा। ठीक है। R और L के बाद अब R एंड C सर्किट देखेंगे। ठीक है, R एंड C, R और C का सर्किट देखेंगे, बनाना ऐसे ही बस। अब इंडक्टर की जगह कौन आएगा, कैपेसिटर आएगा। तो यहाँ कैपेसिटर बना लेंगे ऐसा, ये हमारा कैपेसिटर हो गया। यहाँ पे भी क्या करेंगे, अब L नहीं है तो XL को जीरो रखेंगे। तो पुट XL इज इक्वल टू जीरो, किस में, Z में। तो Z इज इक्वल टू √R² प्लस माइनस XC का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चे XL जीरो होगा तो जीरो माइनस XC आएगा, माइनस XC इसका स्क्वायर। बच्चे माइनस का स्क्वायर दोबारा प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो R² प्लस XC का स्क्वायर आया। हमेशा याद रखना Z में हमेशा प्लस ही आएगा, क्लियर है। और अगर नीचे वाले में डालेंगे VC को जीरो, तो आप पे क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस VC/VR, नेगेटिव आ गया ना। ये नेगेटिव फेज एंगल आए, नीचे बनाएंगे फेज़र डायग्राम में, है ना, नीचे बनाएंगे एंगल को। और tan इनवर्स VC होता है कितना, XC, और VR होगा R। I0 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है इतना, शाबाश। तो इसका आप फेज़र बना लेते हैं। तो फेज़र डायग्राम देखो कैसा आएगा। हालांकि इसमें और भी चीज़ें आएंगी, बट फिर डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम समझ जाएंगे कि डायग्राम ऐसी है। तो इसका फेज़र बना लेते हैं, इसमें तो नीचे बनेगा। ठीक है, करंट आपकी यहीं रहेगी, I आपकी यही है, VC आपका नीचे बनेगा। ठीक है, नीचे बनाएंगे थोड़ा, रिजल्टेंट आपका ऐसा आएगा E0। फेज एंगल अभी भी कितना है, π/2 या फाई है, बट इस बार नीचे की तरफ है। ठीक है, ये चीज़ है, ये आपका फेज़र डायग्राम बन जाएगा। फेज़र क्योंकि इस बार कौन लीड कर रहा है, इस बार यार करंट लीड करेगा, C तो करंट को फेवर करता है ना, तो करंट लीड कर रहा है, VC लैग कर रहा है, कितने फेज एंगल से, 5 से। तो यहाँ लिखेंगे हेयर I लीड कर रहा है VC को, कितने से, 5 फेज से, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, I लीड करेगा।
अब बाकी इसमें और कुछ नहीं है, बाकी पावर फैक्टर पुअर फैक्टर आगे आएंगे तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ है और कुछ नहीं। अब अगर हम एसी सर्किट देखें एल और सी का, तो एल और सी में रेजोनेंस भी आते हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार कितना कितना आएगा। रेजोनेंस कंडीशन तुम्हें खुद पता चल जाएगी। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, ई और आई सेम फेज़ में होते हैं, तो सेम फेज़ वाला बना लेंगे। बनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो आरएलसी सर्किट के जैसे ही बनेगा जैसे आर का बना था ना अकेला, वैसे ही। तो यहाँ पे एल और सी ले लेते हैं, ये हमारा एल हो गया, वो हमारा सी हो गया। जेड की वैल्यू कितनी आई, √r², मतलब आर आई मिनिमम आई है ना, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्सएल और एक्सी क्या होंगे, बराबर होंगे। एल और सी है ना, ओहो सॉरी, एल और सी है तो आर को 0 रखेंगे और वी आर को भी कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखते हैं जेड कितना आया। जेड आया हमारा √ कितना, 0 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा √XL माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो z की वैल्यू आई एक्सएल माइनस एक्सी, है ना। अब मैं चाहता हूँ तुम यहाँ प्लस माइनस लगा दो खुद, इसे हम बताऊँ क्या बोलते हैं, आगे से याद रखना, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंस वैल्यू है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो इसे बोलते हैं नेट रिएक्टेंस, आगे से याद रखना, नेट रिएक्टेंस, ठीक है, ये नेट रिएक्टेंस है, याद रखना है ना, क्योंकि दोनों रिएक्टेंस वाली वैल्यू है, रेजिस्टेंस तो है नहीं है ओमिक। और फेज एंगल कितना होगा, tan इनवर्स, नीचे वाली चीज़ 0 हो जाएगी, VL माइनस VC, VR तो कितना है 0, ठीक है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी होगी ना, अनडिफाइंड। tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2। तो ये याद रखना है ना कि यहाँ पे कितना फेज एंगल है, π/2। क्लियर, शाबाश, और कुछ नहीं। अब हम LCR सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो तुमने बना ही दिया था पहले, तो यहाँ पे बनाना वैसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि सिर्फ इम्पीडेंस ट्रायंगल का क्वेश्चन आए तो तुम उसे भी कर पाओ। देखो सारी चीज़ें लिख देंगे यहाँ इम्पीडेंस ट्रायंगल की। इम्पीडेंस का एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्या चीज़ होती है वो जो तुमने बना ही लिया था, वही चीज़ है, दोबारा बना लेंगे। और ये किस में बनाना है, आरएलसी में, आरएलसी सर्किट में बनाना है इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो होता है यार वैसे ही जैसे आपने अभी पढ़ा था, यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका VR होता है, यहाँ पे आपका VL माइनस VC होता है, ये फेज एंगल आपका फाई होता है, ये EMF आपका E होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल है। 2-3 बातें, यहाँ पे R जो होता है आपका ओमिक रेजिस्टेंस होता है, ओमिक रेजिस्टेंस। XL माइनस XC आपका होता है नेट रिएक्टेंस। फाई जो होता है वो आपका फेज एंगल होता है, ठीक है। और कौन लीड करता है, यहाँ EMF लीड करता है, ठीक है। फाई आपका फेज एंगल है जो बराबर होता है tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R या tan इनवर्स VL माइनस VC बाई R, ये होता है। और साथ में Z आपका इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस, इसी से हमने सारी चीज़ें निकाली। और इम्पीडेंस होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो याद रखना नेट रिएक्टेंस क्या होता है, ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। अब एक सिंपल सी बात, यहाँ पे ना इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, पहले वो देख लेंगे, ठीक है। तो आप याद रखना, यहाँ पे नोट करके लिख लो कि जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस तो क्या है, नेट अफेक्टिव रेजिस्टेंस है आरएलसी सर्किट का, इसका काम है करंट को रोकना। तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, अब आप खुद ही सोचो क्या है।
इम्पीडेंस मतलब है अंदर नहीं आने देना करंट को, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस ही तो है नेट। तो इसका काम क्या है कि एसी करंट अंदर ना आए, तीनों इस एलिमेंट के आर एल सी का। इसका उल्टा क्या होगा कि अंदर आ जाए। तो एडमिटेंस, एडमिट करना, अंदर लाना, एडमिशन देना, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज एडमिटेंस, एडमिटेंस, एडमिटेंस होता है, ठीक है, एडमिटेंस ऑफ आर एल सी सर्किट, ठीक है, एडमिटेंस बोलते हैं इसे, ठीक है। मेरे हिसाब से टी 2 आते हैं, तो एक टी और बना लेना, एडमिटेंस ऑफ आर एल सी सर्किट, ठीक है। और एडमिटेंस की यूनिट क्या होगी, क्योंकि इम्पीडेंस की होती है ओहम, है तो रेजिस्टेंस ही, ओहम होगी, तो इसकी होगी महू, उल्टा ओहम का या साइमन, ये भी आप याद रखना, या तो महू होगी या तो क्या होगी, साइमन होगी इम्पीडेंस की। क्लियर है। इसका उल्टा अगर हम पे रिएक्टेंस होता है जो एक्सएल माइनस एक्सी ना, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। और याद रखना एक्सएल माइनस एक्सी जीरो नहीं आएगा हमेशा, वो सिर्फ रेजोनेंस में आएगा। एलसी सर्किट में भी रेजोनेंस आता है, दो ही जगह आएगा रेजोनेंस सर्किट जहाँ एलसी हो, या तो सिर्फ एलसी और आर भी आ जाए तब भी आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस आएगा। रेजोनेंस आपको पता है क्या चीज़ होती है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सोर्स फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। रिएक्टेंस आपको पता है एक्सएल माइनस एक्सी होता है, रिएक्टेंस खुद ओहम में होगा। इसका उल्टा होता है सक्सेप्टेंस, 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 ठीक है, ये याद रखना। और ये आपको पता है महू या साइमन में ही मेज़र करेंगे, ओम का उल्टा होगा ना ये, इसलिए या तो महू या साइमन में मेज़र करेंगे। क्लियर, शाबाश, देख लेना ये, ठीक है। इम्पीडेंस ट्रायंगल में सारी चीज़ें लिख देना, बढ़िया हो जाएगा। डेरिवेशन करोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। इम्पीडेंस ट्रायंगल बहुत से लोग ऐसे ही बनाते हैं, वी एल माइनस पी सी की जगह दोबारा बनाना एक्सएल माइनस एक्स ही रहेगा, वी आर की जगह आर रहेगा, तो भाई ई की जगह क्या रहेगा, जेड रहेगा, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है ये भी रेजिस्टेंस है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, जेड होता है ना। इसका एरो ऐसा, पहले का हेड दूसरे की टेल, ऐसे ना, पहले का हेड दूसरे की टेल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं, उससे बनाया ये। क्लियर, शाबाश।